अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था कि किस तरह वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक आम वज़ीर ख़ारजा से किस तरह यकदम मकबूल हुआ और उसने अपनी पार्टी की बुनियाद रखी और लीग शुरू हुई जनरल अयूब खान के खिलाफ। तो जनरल अयूब खान ने फिर 1968 में अपनी वर्दी उतारी और अपनी सीट छोड़ दी, प्रेसिडेंट की सीट से इस्तीफ़ा दिया और जनरल याह्या खान को चीफ एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया और एक बार फिर मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। तो एक शख्स की अना और ज़िद की खातिर और दूसरे शख्स के इक़्तिदार के लालच ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और ये एक वाक़या 1971 का, जहाँ पे पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और एक हिस्सा जो बना वो पाकिस्तान बना और दूसरा हिस्सा है जो बांग्लादेश बना। अब ये कहानी क्या है, किस तरह है ये वाक़या सारा हुआ, तो आज के हम एपिसोड में इसी 1968 से लेकर 1971 के दरमियान जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का दूसरा दौर था, मतलब कि आप कह लें कि डिक्टेटरशिप का दूसरा दौर, वो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो अयूब खान के उतरने के बाद ही एक आम सिपाही, एक आम सोल्जर कह लें आप, जनरल याह्या खान जो है, जिसकी कोई शख्सियत जो थी वो कोई काबिल कदर तारीफ नहीं थी, जिसको आमतौर पर शराबी भी कहते थे और अपनी जो कारस्तानी और ड्रामेबाजी की वजह से मशहूर था आर्मी में, उसको एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया गया और उसने फिर मज़ीद जो मार्शल लॉ पहले ही लगा हुआ था उसको उस तसलसल को बरकरार रखा और मार्शल लॉ को कंटिन्यू रखा। तो फिर जब याह्या खान ने सीट संभाली और देखा कि मुल्क में इस वक्त जो आवाम का गुस्सा है, जो आवाम की एक लहर है हुकूमत के खिलाफ और सारे एक पेज पर इकट्ठे हैं, तो उसने सोचा कि क्यों ना इक़्तिदार को ट्रांसफ़र किया जाए और आम इलेक्शन का ऐलान किया जाए, क्योंकि उसने देख लिया था, उसने भाप लिया था कि आवाम का जो गुस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा है और आवाम नए चेहरों को देखना चाहती है। तो इस तरह 1970 में नया इलेक्शन का ऐलान हुआ और जनरल याह्या खान ने जो वन यूनिट सिस्टम राइट था उसको ख़त्म किया और जो हमारा मगरबी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान है जो कि आज का पाकिस्तान है, उसमें जो वन यूनिट प्रोग्राम था 1962 का इनको मुअत्तल करके 1970 को एक आम 1970 में एक आइन बहाल किया और वन यूनिट है जो उसको कलादन दिया और उसको ख़त्म किया और उसके साथ ही जो सिपाहियत थी, सूबे थे वो आज़ाद हुए, अदलिया आज़ाद हुई, उसके साथ ही पार्लियामेंट जो थी वो भी आज़ाद हुई। लेकिन इस चीज़ का असर जो था वन यूनिट प्रोग्राम का मशरक़ी पाकिस्तान पर नहीं पड़ा। तो 1970 में इलेक्शन का ऐलान हो चुका था, 1970 इलेक्शन के साल था और इलेक्शन के ऐलान होते ही जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था, इदारा है, तो उसमें 24 पार्टीज़ का जो आप एंट्री होगी, एंट्री करवाई 24 पार्टीज़ में। तो इसके साथ ही 1970 में एक सुनामी काफ़ी ज़्यादा आई, जिसने मशरक़ी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया और तकरीबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 3 से 5 लाख लोग मर गए और काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई। लेकिन इसके साथ ही जो इलेक्शन थे उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और टोटल 313 सीट थी, जिसमें कुल मिला के सूबाई असम्बलियों की भी थी, कौमी असम्बलियों की भी थी और जो मुस्लिम लीग, अवामी लीग थी शेख मुजीब की, उसने 167 सीट ली मशरक़ी पाकिस्तान में और जो भुट्टो की पार्टी थी पीपल पार्टी, और उसने जो मगरबी पाकिस्तान था उसने 88 सीट ली, जो कि अब बढ़ती जो ख़ास तौर पर वाज़े तौर पर शेख मुजीब की पार्टी अवामी लीग की थी और वो भी थी मशरक़ी पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ मगरबी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल पार्टी थी। पाकिस्तान पीपल पार्टी को ना मशरक़ी पाकिस्तान में कोई सीट मिली और जो वहाँ की अवामी लीग थी उसको इधर मगरबी पाकिस्तान में सीट मिली। तो यहाँ की जो एलिट क्लास थी या जो दूसरे पॉलिसी मेकर थे या जो भुट्टो के साथी थे, वो ये नहीं चाहते थे कि जो इक़्तिदार है वो
शेख मुजीब के हवाले किया जाए। अब बनता तो यही था, आइनी तौर पर आइनी तकाजा भी यही था कि शेख मुजीब जो कि 1988 सीट 167 सीट ले चुका है, इक़्तिदार उसके हवाले किए जाए और इक़्तिदार का असल हकदार भी यही था। लेकिन यहाँ पे एक शख्स की ना और इक़्तिदार के नशब में पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। तो भुट्टो ने एक नारा लगाया, इधर हम उधर तुम, मतलब उसने ये ऐलान किया कि आप मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं, उधर तुम करो इधर हम करते हैं। लेकिन शेख मुजीब ने इस ऑफर को सख्ती से ठुकरा कर ये ऐलान किया कि गवर्नमेंट तो मेरा हक है, मतलब मैं ही गवर्नमेंट बनाऊंगा, क्योंकि वाज़ेह तौर पर अक्सरियत तो उसकी थी। इस दौरान शेख मुजीब और भुट्टो की काफ़ी ज़्यादा मुलाकातें हुई, डिबेट भी हुई काफ़ी ज़्यादा आपस में, लेकिन कोई नतीजा ना निकला। और याह्या खान ने 1970 में जो शेख मुजीब था उसको इस्लामाबाद बुलाया कि आप आए यहाँ पे असम्बली में बैठे और असम्बली में बैठकर इस पर बात करते हैं। लेकिन शेख मुजीब ने इनकार कर दिया और शेख मुजीब ने जब इनकार किया तो जनरल याह्या खान ने जो एंटी वार था उधर बांग्लादेश में मशरक़ी पाकिस्तान में नूरुल अमीन उसको वहाँ का एक एडिशनल प्राइम मिनिस्टर और साथ ही वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। तो फिर शेख मुजीब ने भी एक तहरीक शुरू की। उस तहरीक के साथ ही जो स्टेट मशीनरी थी ईस्ट पाकिस्तान में वो सारी की सारी अपना काम छोड़ गई और जो तहरीक थी उसकी वजह से हर चीज़ जाम हो गई। अब एक मरतबा फिर भुट्टो और शेख मुजीब को एक टेबल पर बिठाया गया कि आप बात करें, लेकिन इसका भी कोई रिजल्ट नहीं हुआ। तो आखिर में शेख जो याह्या खान था उसने एक्शन लेने का इरादा किया और उसने ऐलान किया कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए मशरक़ी पाकिस्तान पर। और ख़ास तौर पर अवामी लीग थी, अवामी लीग के अलावा जो स्टूडेंट्स है, जो एक्टिविस्ट है, उन सारों को पकड़ कर शुरू हुई और इवन कि यहाँ तक कि शेख मुजीब को भी पकड़ कर इस्लामाबाद लाया गया। लेकिन बाद में प्रेशर की वजह से शेख मुजीब को छोड़ना पड़ा और जो वहाँ के अवामी लीग के जो ज़्यादा मेंबर थे या पार्टी के कारकुन थे वो सारे के सारे भारत भाग गए और वहाँ पे जाकर उन्होंने पनाह ले ली। इसके साथ ही वहाँ पे उन्होंने ये उनसे मदद की इंडियन गवर्नमेंट से हमारा साथ दिया जाए ताकि हम अपना मुल्क अलहदा मुल्क बना सकें, अलहदा एक रियासत बना सकें। तो इस दौरान मुफ्ती बानी जो थे वो भी साहब एक्टिव थे और वो भी प्रैक्टिस ले रहे थे उधर से इंडिया की फोर्सेस से और राह से, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। तो यूँ एक खाना जंगी का आगाज़ हुआ और जैसे ही इन्होंने जनरल याह्या खान ने एक्शन लेने का ऐलान किया वहाँ पे, तो वहाँ पे जो मुफ्ती बानी थे वो भी एक्टिव हो गए। मुफ्ती बानी बेसिकली ये फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो इंडियन फोर्सेस की मदद से उन्होंने भी फिर एक गुरिल्ला वार शुरू कर दी। जैसे गुरिल्ला वार शुरू कर दी, अब जो पाकिस्तान के हाई कमांड थे जनरल आमिर और दूसरा उसका नाम चीफ एयर मार्शल मोहम्मद शरीफ, तो उनके पास कोई इतनी अहलियत नहीं थी जो इस किस्म की गुरिल्ला वार से मुकाबला किया जा सके। लेकिन जितना हो सकता था पाकिस्तानी फोर्सेस जो वहाँ पे बांग्लादेश में थी या जो हाई कमांड थी उन्होंने डट कर मुकाबला किया। तो इस दौरान इंदिरा गांधी ने भी ऐलान किया कि हम मदद करेंगे अपनी बंगालियों की। तो इसके साथ ही फिर यहाँ से पाकिस्तान से जो कि इंडिया वहाँ पे मुदाखलत कर रहा था, तो इन्होंने यहाँ से तकरीबन के कोई 11 एयर बेसेस पर स्ट्राइक भी किया। और जैसे स्ट्राइक किया एक जंग शुरू हुई, गुरिल्ला वार शुरू हुई। और उस गुरिल्ला वार की वजह से जो पाकिस्तान के हाई कमांड थे, मैंने बताया था कि देखो क्या लगा दिया मोहम्मद शरीफ, तो उन्होंने मुकाबला किया लेकिन वो ज़्यादा देर मुकाबला नहीं कर सके। इसकी वजह ये थी कि जो गुरिल्ला वार होती है इस किस्म की, वो इस वार के लिए ट्रेन नहीं थे, वो अनट्रेंड थे, अनप्रोफेशनल थे, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ामत भी करना पड़ी। लेकिन उन जहाँ तक हो सकता था उन्होंने मुकाबला किया इंडियन फोर्सेस का, मुफ्ती बानी का और जो दूसरी अलहदगी पसंद तंजीमें थी। लेकिन आखिरकार फिर यूं के दिसंबर 1971 में उन्होंने हथियार डाल दिए जो वहाँ पे जो हमारी फोर्सेस लड़ रही थी। और एक अंदाजे मुताबिक तकरीबन 80 से 90 हज़ार जो हमारे आर्मी के जवान थे उन्होंने हथियार फेंक दिए और वो जेल पे चले गए, वहाँ पे कैद हो गए। और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन कोई
1.5 लाख या 2 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया गया वहाँ पे। इसको कुछ आप मुफक्किर जो लिखने वाले हैं उसको एक किस्म का जेनोसाइड भी कहते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि वहाँ पे भी मुसलमान मरे, यहाँ पे भी मुसलमान मरे, मतलब दोनों की बराबर तादाद लाते हैं। यहाँ भी कत्ल हुआ, वहाँ भी कत्ल हुआ, लेकिन कोई ज़्यादा अक्सर ये लिखते हैं कि ये एक किस्म का जेनोसाइड था, नस्ल कुशी थी जो मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों की गई और मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों को मारा गया। अब ये सारा कुछ हो जाने के बाद उन्होंने वहाँ पे हथियार डाले हमारे फोर्सेस ने, और फिर जनरल ज़िया और रहमान की मदद से शेख मुजीब जो खुद भारत में बैठा था वहाँ पे उसने एक अलहदा स्टेट का, अलहदा रियासत का ऐलान किया, जो इसको बाद में बांग्लादेश का नाम दिया गया। अब उनका 6 नुकाती एजेंडा, पहले भी शेख मुजीब ने अपना जो पार्टी का 6 नुकाती एजेंडा यहाँ मगरबी पाकिस्तान के लोगों को, मगरबी पाकिस्तान के लोग यहाँ पे जो गवर्नमेंट बैठे थे उनके सामने पेश किया। अब 6 नुकाती एजेंडा क्या था? पहला तो ये था कि जो आइन है उसको करारदाद पाकिस्तान 1947 की ऐसा सूरत में लाया जाए, और जो पार्लियामेंट है वो आज़ाद होनी चाहिए। इसके अलावा जो वफाक है उसके सामने वफाक के लिए सिर्फ 2 अमूर होने चाहिए, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा। जो बाकी सारे अमूर हैं वो रियासत के अंडर सपोर्ट कर जाए, मतलब रियासत की कहीं होती है, जैसे सूबे हो गए उनके सपोर्ट कर दिए। इसके अलावा तीसरा पॉइंट था ये था कि एक करेंसी राइट की जाए जो यहाँ भी चले और वहाँ भी चले, या हो सके तो यहाँ पे अलहदा करेंसी और वहाँ पे अलहदा करेंसी। चौथा पॉइंट ये था कि एक रिजर्व बैंक का कायम किया जाए वहाँ पे, और जो मालियाती पुलिस है वो अपनाई जाए। और 5वां ये था कि जो मॉनेटरी पुलिस की अलहदा बनाई जाए, और उनको जो तिजारत करते हैं वो बैन मुल्क की तिजारत की इजाज़त दी जाए। छठा ये था कि यहाँ पे अलहदा एक मॉनेटरी पुलिस हो, वहाँ पे अलहदा हो, और जो आपस में हम माल का लेन देन करते हैं उसका कस्टम ड्यूटी फ्री की जाए। लेकिन कस्टम ड्यूटी ने फ्री नहीं की, तो बहुत सारी वजूहत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की वजह बनी। लेकिन ज़्यादातर ये आता है कि इक़्तिदार के नशे ने या इक़्तिदार की पावर ने कि इधर हम उधर टूम कर जो नारा लगाया था भुट्टो ने, उसी वजह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े। और भी काफ़ी ज़्यादा वजूहत हैं, लेकिन जो मेन वजह यही है कि यहाँ के लोग जो थे, यहाँ की जो पार्टी थी, यहाँ की जो अशराफिया थी, वो इक़्तिदार ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते थे, शेख मुजीब को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते थे, और जो यहाँ की गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहती थी कि शेख मुजीब को हमारे सिर ऊपर बंगाली हमारे सिर ऊपर आकर हुकूमत करे। तो ये मेन वजह बनी, और ये पाकिस्तान का करीब मेरी लिहाज से पाकिस्तान की हिस्ट्री का सियाह-तरीन दौर गुजरा है 1971 के जो वाक़या है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, और इसके अलावा आपस में जो मुसलमान थे उन्होंने एक दूसरे का खून बहाया। इसके अलावा और ज़्यादा जानी माली नुकसान हुआ और मईशत का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सबसे मेन जो बड़ा नुकसान ये है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, और एक टुकड़ा इधर चला गया और एक टुकड़ा उधर चला गया। तो ये थोड़ा सा मुख्तसर दौरानिया था 1968 से लेकर 1971 तक, जो ये डिक्टेटरशिप का दौरानिया कह लें आप, क्योंकि पहले 1958 से 1968 तक चलता आया, फिर 1968 से लेकर फिर 1971 तक ये चला। इसके साथ जैसे ही जनरल ज़िया खान ने देखा कि इतनी ज़्यादा हज़ीमत हुई है और हमारी जो आर्मी उन्होंने वेपन गिरा दिए हैं और वो कैद में चले गए हैं, तो इसी अपने जो आप एक किस्म की बेशर्मी कह लें या हज़ीमत कह लें या जो भी इसका नाम दे लें, उसकी वजह से जनरल ज़िया खान ने अपनी सीट से इस्तीफ़ा दिया, और इस्तीफ़ा देकर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया ज़ियाउल हक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो था जो वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर था, और 1971 में उसने हुकूमत संभाली, और यूँ पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। वहाँ जो शेख मुजीब था वो वज़ीर आज़म बन गया उधर का बांग्लादेश का, और यहाँ पे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है उसने गवर्नमेंट संभाली। अब एक दफ़ा फिर आता है जमहूरी दौर हमारे 1971 से लेकर 1977 तक। इसमें भी बहुत सारे वाक़यात हुए। इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पहले अरूज था,
उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दीवाल आया और उसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगे, उस पर पर्चे हुए। फिर एक एमरजेंसी हुई, एमरजेंसी लगी, लोग सड़कों पर निकले, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ हुए और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पहले जिसका अरूज था फिर उसका दीवाल आया और एक मरतबा फिर जनरल जो ज़ियाउल हक़ था उसने गवर्नमेंट संभाली और लोगों ने उसका भी वेलकम किया। लेकिन ये सब कुछ हम बयान करेंगे अगली जो कि चौथी किस्त होगी इंशाल्लाह, वो आने वाले दिनों में आपके सामने पेश करूँगा। तो आज तक की ये मुख्तसर दौरानिया का मुख्तसर दौर था जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। तो आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।